हे नीच आदमी, हम दोबारा मिलेंगे। नैना की आंखों में उसके लिए तिरस्कार था। वो इसे महसूस कर सकता था। इसके बाद भी उसने कहा, तुम्हें पता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो क्या होगा? मैं नहीं भागूंगी, ये मेरा वादा है। नैना ने अपने सिर को गुस्से में हिलाते हुए जवाब दिया। वो जानती थी कि वो नहीं भाग सकती। इसके पीछे कई कारण थे, जैसे कि उसकी माँ अस्पताल में थी, वो खुद एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और पढ़ाई नहीं छोड़ सकती थी, और इन सब के ऊपर की जिस आदमी के सामने वो खड़ी थी वो एक गैंगस्टर है और उसके पास हजारों लोग हैं जो जब चाहे बहुत आसानी से उसे पकड़ सकते हैं। ये कहने के बाद नैना आनंद के चंगुल से छूट आई। वो सोनू के साथ उसके घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद दोनों ने हाथ मुंह धोया और दोनों एक मध्यम रोशनी वाले कमरे में बिस्तर पर शांत होकर बैठ गए। उन्होंने छत पे जलते चिराग को गौर से देखा और उसके बाद अपने सीने पर हाथ फेरते हुए एक राहत की सांस ली। तो तुम मुझे बता रही थी कि ये वही आदमी था जिसने तुम्हारे साथ बलात्कार किया? सोनू ने नैना से पूछा। नैना ने अंधेरे में अपना हाथ ये सोचते हुए लहराया कि शायद सोनू उसे नहीं देख पा रही है। इसके बाद उसने कहना शुरू किया कि नहीं, सच्चाई ये है कि मैं उसके कमरे में गई और जाकर सो गई। ये मेरी गलती थी। सोनू ये सुनकर हैरान रह गई। उसने आश्चर्य व्यक्त करते हुए नैना को देखा जो अब उसके ठीक बगल में लेटी हुई थी। नैना को देखते हुए सोनू ने अपने मन में सोचा, क्या वो इस सच्चाई को कबूल कर सके इतनी बहादुर है, या क्या उसकी उम्र इन चीजों को संभालने में सक्षम है? मुझे कभी नहीं पता चला तुम इतनी बहादुर हो, सोनू ने नैना से कहा। मैं हमेशा से थी, लेकिन तुम्हारी आंखें ये सब देख और पहचान पाने में असमर्थ थीं। नैना ने सोनू को जवाब दिया। नैना के ये शब्द सुनकर सोनू की आंखों में एक बार फिर आश्चर्य और सफलता का एक भाव आया कि शायद वो यही सोच रही थी। खैर, जो भी हो, लेकिन ये पक्का है कि तुमने मौके का सही फायदा उठाया। वो आदमी काफी हैंडसम और चार्मिंग लुक वाला, काफी स्मार्ट इंसान लग रहा था। तुमने सही आदमी को चुना। उत्तेजना और छेड़ने के एक भाव के साथ सोनू ने नैना से कहा। उसने अपनी बात पूरी करते हुए ये भी जोड़ा कि पता नहीं क्यों, लेकिन वो आदमी जाना पहचाना सा लग रहा था। जब मैंने उस इंसान को अंधेरे कमरे में पीछे की तरफ से देखा था, तब उसका चेहरा रोशनी कम होने की वजह से नहीं दिख रहा था, और बाद में जल्दी ही काले कोट वाले लोगों ने मुझे उसके कहने पर कमरे से बाहर कर दिया था। लेकिन इतना यकीन है कि एक लंबे हष्ट-पुष्ट शरीर वाले इंसान का चेहरा भी काफी खूबसूरत रहा होगा, सोनू ने नैना से कहा। नैना ने सोनू की इस बात से सहमति जताते हुए कहा कि हाँ, ये सही है कि वो देखने में काफी सुंदर और आकर्षक था। उसे देखकर पहली बार पता लगा कि कोई गैंगस्टर या माफिया भी इस हद तक स्मार्ट और सुंदर हो सकता है। नैना ने आगे बोलते हुए कहा कि वो सुंदर और स्मार्ट तो है, लेकिन उसने एक माफिया और गैंगस्टर के रूप में खतरनाक जीवन चुना है। वो किसी दिन मारा जाएगा। नैना इस बारे में आनंद की कोई मदद तो नहीं कर सकती थी, लेकिन हाँ, उसे इस बात का अफसोस जरूर लग रहा था। गैंगस्टर और माफिया, क्या तुमने उसके बारे में पहले कहीं टीवी में देखा या अखबार में पढ़ा है? सोनू ने नैना से पूछा। पिछले दिनों हुई घटनाओं को याद कर
अब नैना के सर में चक्कर आने से महसूस हो रहे थे। वो तो अपने बॉयफ्रेंड से हुई लड़ाई के बाद बार में बैठकर बस थोड़ा सा बियर पीना चाहती थी, लेकिन ये सब क्या हो गया? नशे में वो किसी दूसरे के कमरे में गई, उसने अपनी वर्जिनिटी और अपना बैग दोनों गंवा दिया। फिर जब वो बैग लेने वापस गई तो उसे किडनैप कर लिया गया। क्या ये सब ये साबित करने को कम था कि वो एक गैंगस्टर या माफिया था? इन सब बातों को सोचने के बाद नैना को डर था कि उसकी शांतिपूर्ण जिंदगी खत्म हो चुकी है। लेकिन भविष्य में क्या होगा, वो इसकी कल्पना करने में समय बर्बाद नहीं करेगी। उसे वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। वैसे भी उसे अभी भी उम्मीद थी कि कल एक नया दिन होगा। इसी बीच सोनू के खर्राटे की आवाज नैना के कानों में पड़ी और अब उसे भी नींद आने जैसा महसूस हो रहा था। इस दौरान आनंद का सलोना चेहरा उसकी आंखों में तैर गया और वो गहरी नींद के आगोश में खो गई। ये एक कड़ाके की ठंड वाली अलसाई सी सुबह थी। पूरा शहर इस धुंध के आगोश में खोया हुआ था। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी जो लोगों को झकझोरने के लिए काफी थी। एक जर्जर आवासीय क्षेत्र में एक काले रंग की आकृति बर्फ के क्रिस्टल के साथ उसके बालों के छोर पर लटकी हुई थी और उसके होठों पर भाप से पपड़ी सी जमी हुई थी। एक कपड़े के थैले में खाने के कुछ पैकेट को अपने बाएं हाथ में लिए हुए नैना ने दरवाजे का हैंडल पकड़ उसे खोलने की कोशिश की। वो बोल उठी, हे भगवान, कितनी कड़ाके की ठंड है। लोहे के गेट से उसको हाथों में महसूस हुई सर्दी ने उसे हिला कर रख दिया। वो सावधानी से ऊपर चली गई। दूसरी मंजिल पर उसके दाहिने हाथ की ओर हरे रंग की सुरक्षा डोर पर 3 लाल रंग के शब्द पे द डेप्ट लिखे हुए थे, जिनमें से पेंट उड़ गया था। ये शब्द तुमने पहले ही अभी तक हजारों बार लिखा है, लेकिन यकीन मानो मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे अभी तक नहीं हैं। उसे ये इसलिए याद आया क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही लोगों के इस समूह ने उसे इस बात को लेकर बहुत कुछ सुनाया और कहा था। ये सब सोचते हुए उसकी आंखों में बेबसी और चेहरे पर उदासी का भाव उमड़ आया।